नमस्कार दोस्तों, पर्ल अकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं जयवीर आप लोगों के एसएसटी की क्लास में यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास जो मैंने श्रृंखला स्टार्ट कर रखी थी मध्यकालीन भारत के इतिहास की, वो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अरबों का भारत पर आक्रमण किस प्रकार हुआ इस पर चर्चा की थी, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे अरबों ने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पर मध्यकालीन भारत में, तो सबसे पहले अरबों ने जो आक्रमण किया था वो 712 में किया था, उसको मैंने आप लोगों को बता दिया। उसी के बाद में जो अरबों के बाद में जब तुर्की आक्रमणकारी आते हैं, वो तुर्की आक्रमणकारी कौन था पहला जिसने भारत पर आक्रमण किया था, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा की जाती है। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि तुर्कों में पहला आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, कहाँ किया था, कब किया था, कैसे किया था, इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो देखिएगा कि एक हेडिंग लगा लीजिए कि भारत पर तुर्क जाति का आक्रमण। तो तुर्क जाति का आक्रमण जो है वो दो वंशों में होगा, दो वंश होंगे जो तुर्क जाति के, दो वंश होंगे, एक यामनी वंश होता है और एक संसवनी वंश होता है। तो यामनी वंश के जो संस्थापक थे, या कह लीजिए कि यामनी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अल्पतगीन थे। कौन थे? अल्पतगीन या अल्पतगीन। ठीक। तो एक वंश चला था तुर्कों में, उस वंश का क्या नाम है? यामनी वंश। यामनी वंश कौन सा था वंश? यामनी वंश। और इसके संस्थापक जो थे, संस्थापक, उस संस्थापक का नाम है अल्पतगीन। ठीक, अल्पतगीन। इन्होंने इन्होंने ये वंश की जो स्थापना की जाती है, ये क्षेत्र अगर पूछा जाए कि जो ये तुर्की जाति के लोग थे ये किस क्षेत्र से आते थे, तो इनका जो क्षेत्र था वो था गजनी। गजनी क्षेत्र के, गजनी क्षेत्र के क्या थे? अधिपति थे। गजनी क्षेत्र के क्या थे? अधिपति थे। और जो यामनी वंश के जो संस्थापक थे उन्होंने स्थापना की थी अल्पतगीन ने। कब की थी? तो 936 में। कब की थी? 936 ईस्वी में। ठीक। अब आगे चलते हैं कि ये जो गजनी यामनी वंश थे अल्पतगीन ने, और अल्पतगीन के बाद में जो एक आएगा जो भारत पर आक्रमण करेगा, वो भारत पर कौन आक्रमण करेगा? तो भारत पर आक्रमण करेगा सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करेगा, और ये सुबुक्तगीन जो भारत पर आक्रमण करेगा ये पहला तुर्क था, पहला तुर्क आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया, आक्रमण किया था बेटा। और ये आक्रमण कब करता है? 987 ईस्वी में, राजा जयपाल के विरुद्ध। ठीक। तो भारत पर आक्रमण ये करता है 987 ईस्वी में। ठीक। अब देखिए कि ये कहां पर करता है, ये भी बात याद रखना। ये कहां पर आक्रमण करेगा सुबुक्तगीन? तो कहां पर करेगा? ये करेगा सिंध प्रांत पर, वहीं पर करेगा जहां पर बेटा दाहिर उसने मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो किस क्षेत्र में करेगा? क्षेत्र कौन सा होगा? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में ये आक्रमण करता। ठीक। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो चीजें खास खास होंगी उन्हीं पर चर्चा की जाएगी। तो सिंध प्रांत पर ये आक्रमण करता है, और ये गजनी क्षेत्र के अधिपति होते हैं, और ये यामनी वंश से संबंधित होते हैं, यामनी वंश से संबंधित होते हैं। उसके बाद जब दूसरा आक्रमणकारी भारत पर आएगा, उसका याद रखना कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी शासक कब बनता है और कब तक ये शासन करता है? यानी कि रहता है 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक।
998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक इसका शासनकाल पीरियड रहता है। इसी बीच ये भारत पर आक्रमण करेगा, 1000 ईस्वी में करेगा। ठीक, तो भारत पर ये सबसे ज्यादा इसने आक्रमण, तुर्की आक्रमणकारी था जिसने सबसे ज्यादा आक्रमण किया, लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक, तो भारत पर लगभग 17 बार, कितनी बार? 17 बार, 17 बार आक्रमण करता। ठीक, 17 बार आक्रमण ये करता है भारत पर। ठीक, हाँ, लोग कहने लगते हैं महमूद गजनबी बने हो क्या, है? बार बार आक्रमण इसने आक्रमण किया, और इसका आक्रमण करने का एक वो था कि ये सबसे ज्यादा आक्रमण जो करता था वो करता था मंदिरों पर अटैक करता था, और मंदिरों पर अटैक करने के बाद में वहां की मूर्तियों को तोड़ता था। वहां के जितने भी मंदिरों में धन दौलत हुआ करती थी, सोने जवाहर हीरे जवाहरात, जितनी भी बेशकीमती चीजें होती थी, वो सबका सब लूट लेता था, और मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ करके क्या करता था ये, उसमें भिजवा देता था, कसाईयों को दे देता था मांस तोड़ने के लिए। इतना ही खत्म। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता, बुत शिकन कहा जाता, मूर्ति भंजक कहा जाता, कि मूर्तियों को तोड़ने वाले को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता, बुत शिकन या मूर्ति भंजक, या मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक, और ये भारत किस दर्रे से आया था, भारत कैसे आया, तो भारत खैबर, कौन से दर्रे से, खैबर दर्रे से भारत आया। खैबर दर्रे से क्या आया था, भारत में एंटर करता है, सिंध प्रांत वाले क्षेत्र में। उसके बाद में इसे किस नाम से और जाना गया, तो इसे बुत शिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता था। इसे बुत शिकन क्या कहा जाता था, बुत शिकन या मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाले को क्या कहा जाता था, मूर्ति भंजक। ठीक, और सुल्तान की एक बात और याद रखना, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि थी। खलीफा के बाद में सुल्तान की ही उपाधि बड़ी होती थी, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, महमूद गजनबी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, महमूद गजनबी, याद रखना। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि तुर्कों ने सबसे पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था जो भारत पर आक्रमण किया था, तो सुबुक्तगीन था। कौन था, सुबुक्तगीन था, याद रखना कौन था बेटा, तो सुबुक्तगीन था। हाँ, अरबी आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था, और इसने किस क्षेत्र पर किया था, तो सिंध प्रांत पे किया था। आया महमूद गजनबी, कब आया, 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करेगा, और 1000 से लेकर 1030 तक। उसके बाद में इसे किस नाम से जाना गया, तो इसे बुत शिकन या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना गया। और साथ साथ में ये भी याद रखना कि इसे सुल्तान की जो इसने उपाधि धारण की थी, ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन सा है, पहला शासक था। ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था बेटा। आगे चलते हैं। साथ साथ में ये भी याद रखना कि इसे जो है, इसे इसमें क्या एक चीज नोट कर लेना कि गजनबी के जो एक दो हिंदू सेनापति थे, गजनबी के दो हिंदू सेनापति थे, कौन थे, गजनबी
के दो हिंदू सेनापति। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये कहानी यहाँ पर होती है क्योंकि वहां पर दो हिंदू सेनापति भी थे। कौन कौन से थे तो याद रखना, एक का नाम, महाशय का नाम क्या था, तिलक, और एक का नाम था सेवंद राय। दूसरा कौन था, सेवंद राय। ये दो सेनापति थे जिन्होंने भी महमूद गजनबी का साथ नहीं दिया, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से युद्ध में साथ दिया। इसी कारण क्या किया गया, ये इसे बना दिया गया, क्या, सेनापति के रूप में भी दोनों को बनाया गया। तो ये दोनों सेनापति थे, कैसे थे, हिंदू थे बेटा, हिंदू सेनापति थे। ठीक, उसके बाद में एक चीज और याद रखना, दूसरी बात ये याद रखना कि जो भारत में गजनी का जो मुख्य प्रमुख युद्धों में एक युद्ध माना जाता है, जो 16वां युद्ध था, गजनी के युद्धों में एक प्रमुख युद्ध था, कौन सा था, गजनी का मुख्य युद्ध, गजनबी का मुख्य युद्ध जिसकी अक्सर कर चर्चा होती है, कौन सा था, तो ये 16वां युद्ध था। और ये 16वां युद्ध कौन सा था, सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध आक्रमण किया था। और ये सोमनाथ मंदिर बेटा है कहाँ, कहाँ पर है, तो गुजरात, गुजरात में। और उस समय गुजरात के शासक कौन था, तो शासक बेटा क्या, कौन था, भीम प्रथम। और भीम प्रथम को ही क्या कहा जाता था, मूलराज, मूलराज प्रथम। और इसका संबंध किस वंश से है, मूलराज प्रथम का, तो इसका संबंध किस वंश से है, तो ये भी याद रखना, इसका संबंध किस वंश से है, तो चालुक्य वंश से था, चालुक्य वंश से, चालुक्य वंश से है। ठीक, ये बात याद रखना, याद रहेगा आप लोगों को। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो वहां का शासक, गुजरात का जो शासक था वो कौन था, वो था मूलराज प्रथम, या कह लीजिए भीम प्रथम था। और वो जो भीम प्रथम था वो किस वंश से संबंधित था, चालुक्य वंश से संबंधित था। ठीक है, चालुक्य वंश से संबंधित था। इसी के साथ साथ में एक चीज और याद रखना, इसमें जीत किसकी होती है, तो यह जीत किसकी होगी, तो जीत आप लोगों को पता महमूद गजनबी की होती है। जीत किसकी होती है, महमूद गजनबी को। और महमूद गजनबी के यहाँ से कितना सोना चांदी, बहुत सारा धन इकट्ठा करके ले गया था, बहुत सारे सोना चांदी और हीरे जवाहरात बहुत सारे लेके गया था बेटा। तो याद रहे कि यहाँ से यानी कि सोमनाथ मंदिर से यहाँ से गजनबी लगभग कितने टन सोना लेकर के गया था, याद रखें, बहुत ज्यादा नहीं बेटा, थोड़ा सा सोना लेकर के गया। कितना सोना लेके गया था, 16 टन। टन की बात कर रहे हैं, जानते हो टन कितना होता है? तो कितना, गजनबी 16 टन सोना लेकर गया। बताइए, इतना सोना लूटा था, इतना सोना लूटा था, है 16 टन बहुत होता है बेटा, 16 टन बहुत होता है सोमनाथ मंदिर में। इतना सोना लेकर के यहाँ से जाता है। ठीक, तो यहाँ से 16 टन सोना लेकर के जाएगा। अब बात आती है कि गजनबी के कुछ दरबारी कवि थे, जहां से हम लोगों को इतिहास की कुछ जानकारियां मिलेंगी। तो दरबारी कवि कौन कौन से थे, तो एक हेडिंग छोटी सी ये भी लगा लेना कि गजनबी के यानी कि महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के दरबारी कवि या कह लो इतिहासकार या दरबारी लेखक। ठीक, कवि ना करके यहां पर लेखक करोगे सही रहेगा। तो दरबारी लेखक कौन कौन से थे, ठीक, तो याद रखना कौन कौन से थे,
इस पर देखो बात करते हैं, चाल होंगे, कौन कौन से होंगे। आइए देखो, पहला क्या दिया गया है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था उत्बी। उत्बी, एक कौन था, उत्बी, और दूसरा कौन है, उत्बी। उसके बाद दूसरा बेटा मिलेगा अल बरूनी। कौन होगा, अल बरूनी। कौन था, अल बरूनी। अल बरूनी के बाद में कौन मिलेगा आपको देखने को, फिरदौसी। तीसरा कौन था, फिरदौसी। फिरदौसी के बाद में कौन मिलेगा आपको, बैहाकी। कौन था, बैहाकी। हाकी खेलते हो तो बैहाकी। चौथा कौन होगा, हाकी, बैहाकी। ये चार जो थे प्रमुख, जो दरबारी लेखक थे, इतिहास लिखते थे, दरबारी लेखक थे। अब ये बात इससे भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के दरबारी लेखक इनमें से कौन सा है, ठीक, या कौन सा नहीं है, तो ये याद रखना कि उत्बी था, अलबरूनी था, फिरदौसी था, बैहाकी था, ठीक। अब इन्होंने लेखकों ने कौन कौन सी बुकें लिखी हैं, इन पर भी बात की जाती है कि कौन कौन सी बुकें लिखी हैं। तो पहले उत्बी का कौन सी पुस्तक होगी, तो तारीख यामनी। कौन सी पुस्तक है, पुस्तक कौन सी है, तारीख ए यामनी। तो उत्बी की कौन सी पुस्तक है बेटा, तारीख ए यामनी। उसके बाद अलबरूनी की कौन सी पुस्तक है, तो तारीख ए हिंद या तहकीक ए हिंद। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तारीख ए, कौन सी पुस्तक का नाम है, तारीख ए हिंद, ठीक, तारीख ए हिंद। इसी को क्या कहा जाता है, तहकीक ए, तहकीक ए हिंद। ये उसके बाद में फिरदौसी की पुस्तक एक है, फिरदौसी की पुस्तक एक कौन सी है, तो याद रखना शाहनामा। शाहनामा, शाहनामा को अफगानिस्तान का क्या कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है। अफगानिस्तान का क्या कहा जाता है, महाभारत। महाभारत कहा जाता, क्या कहा जाता, महाभारत कहा जाता। अफगानिस्तान का महाभारत किस पुस्तक को कहा जाता है, तो याद रखना शाहनामा को कहा जाता है। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, ठीक। उसके बाद में अगली पुस्तक कौन सी है, तो बैहाकी की एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख ए बैहाकी। क्या पुस्तक का नाम है, तारीख ए बैहाकी। याद रहेगा आप लोगों को, ये पुस्तकें बहुत पूछी जाती है अक्सर कर एग्जामों में। कुतुबी की कौन सी पुस्तक है, तारीख ए यामनी। उसके बाद में पूछी जाती है कि अलबरूनी की कौन सी पुस्तक है, तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम है तारीख ए हिंद या तहकीक ए हिंद। उसके बाद में फिरदौसी की कौन सी पुस्तक है, तो शाहनामा। शाहनामा को क्या कहा जाता है, अफगानिस्तान में इसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, ठीक। तो बैहाकी, बैहाकी की किस कौन सी पुस्तक है, तारीख ए बैहाकी, ठीक। तो ये कुछ पुस्तकें थी जिससे अक्सर कर एग्जामों में पूछा जाता है। तो गजनी से ये जो चीजें मैंने बताई कि गजनी ने कौन कौन से आक्रमण किए थे, उसमें से मैंने एक आक्रमण आपको बताया कि सोमनाथ के मंदिर के विरुद्ध जो आक्रमण किया था, उस समय वहां का शासक कौन था, तो भीम प्रथम था, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और नया वंश लेते हैं जिसका नाम है संसवनी वंश। संसवनी वंश में जो आएगा वो मोहम्मद गौरी होगा। संसवनी वंश, इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो उस वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम।
इसके जो संस्थापक हैं, क्या नाम है इनका? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। बिन साम। अगर पूछा जाए संसवनी के वंश के, जो ये तुर्की है, तुर्की वंश, तुर्कियों में दो वंश थे, एक का नाम था यामनी वंश और एक का नाम था संसवनी वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम थे। ठीक। और इसी का एक छोटा भाई था जिसका नाम है मोयुद्दीन बिन शाम, जिनको बाद में क्या नाम दिया जाता है? मोहम्मद गौरी। ठीक। इसके बाद में कौन आएगा? मोहम्मद गौरी। गौरी, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के बारे में आप लोग सभी जानते हो कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, ये बहुत सारे युद्ध होते हैं जो मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े जाते हैं। ठीक है। और ये संसवनी वंश कहाँ का था? तो ये था बेटा गौर। गौर क्षेत्र के क्या थे? अधिपति थे। क्षेत्र के क्या थे? अधिपति। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता? गौरी कहा जाता था। गौर प्रांत के थे तो इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता? गौर कहा जाता था। ठीक। आगे इसके चलते हैं कि इसमें युद्ध के बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक। तो युद्ध में कौन कौन से इसके युद्ध होते हैं तो एक बार देख लेते हैं। पहला जो युद्ध होता है, एक होता है चंदावर तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध या तराइन का प्रथम युद्ध, इस तरीके से कर लेते हैं। प्रथम युद्ध, ये युद्ध कब होता है? तो 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी में होता है। किस किस के बीच होता है? तो किस किस के बीच होगा? तो पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान प्रथम थे, द्वितीय थे कि तृतीय थे? तो याद रखना थर्ड थे, तृतीय। और उसके साथ साथ में और कौन था? गौर प्रांत का शासक मोहम्मद गौरी। गौरी। ठीक। और इसमें जीत किसकी होती है? तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है उसमें जीत किसकी होती है? तो ये कौन होता है? जीत विजय होती है। विजयी मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। उसके साथ साथ में आगे चलते हैं। द्वितीय युद्ध, तीन युद्ध होते हैं। आगे बताएंगे कि तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस कब होता है? तो 1192 ईस्वी। कब होता है? 1192 ईस्वी। और वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहाँ के शासक? तो अजमेर और दिल्ली के होते हैं। कहाँ के शासक हैं ये? अजमेर व दिल्ली। यहां तक बात समझ में आई? कहा जाता है कि पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी का साथ देने वाला कन्नौज का शासक राजा जयचंद था, मगर इतिहास अगर ठीक से पढ़ोगे तो ऐसा कहीं कुछ नहीं आता है। ठीक, ऐसा कहीं कुछ नहीं आता कि उसने साथ दिया था मोहम्मद गौरी का।
ठीक। मगर इतिहास जो है बहुत तोड़ मरोड़ करके लिखा गया है, सच्चाई लिखी नहीं गई है और सच्चाई ना बताई जाती है। अगर आप पढ़ोगे तो क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके लिखा गया है, क्योंकि उन्हीं के दरबारी लेखक हुआ करते थे, तो वो अपने ही राजाओं की बढ़ा चढ़ा के बातें लिखते थे। इतिहास में बहुत सारी चीजें आपको गलत मिलेंगी आपको देखने को। अब देखो तीसरा युद्ध कौन सा होगा, तो इसके बाद में होता है चंदावर का युद्ध। ये चंदावर का युद्ध कब होता है, तो 1194 में, 1194 में ये युद्ध होता है। तो 1194 में युद्ध होता है और ये किन किन के बीच होगा, तो कन्नौज के राजा जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच। और इसमें किसकी जीत होती है, तो मोहम्मद गौरी की जीत होती है और राजा जयचंद की पराजय होती है। यहाँ तक बात समझ में आई। चंदावर का युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। ठीक, आगे एक चीज और यहाँ नोट करके लिख लेना कि मोहम्मद गौरी की भारत में या पहली पराजय, ऐसे लिख, पहली पराजय कौन सी थी, तो तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बड़ा अपना दरिया दिल दिखाया और मारा नहीं उसे, नहीं तो 6 महीने तक बंदी बना के रखा था उसे दरबार में। साथ साथ में ये तो हो गया, इसकी पहली पराजय कहाँ होती है, तो ये तराइन के प्रथम युद्ध में इसकी पहली पराजय होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ में आगे चलते हैं। ये हो गया। एक और नोट करके क्या, एक और नोट पॉइंट कर लेना, भारत में मुस्लिम का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। यहाँ तक बात, दो नोट पॉइंट हमने लिखा दिया कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अब देखिए कि मोहम्मद गौरी के कुछ दास हुआ कर हैं, वो दास कौन कौन से हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वो दासों को अपना अंतिम समय में क्षेत्र दे करके गौर प्रांत निकल गया, चला गया। ठीक, तो मोहम्मद गौरी के जो दास थे वो कौन कौन से थे, जिनको कौन कौन से क्षेत्र दिए गए थे, तो पहला दास कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, दूसरा दास कौन सा था, तो दूसरा दास बेटा था नासरुद्दीन कुबाचा। कौन था, नासरुद्दीन कुबाचा। उसके बाद में एक और दास था, उस दास का नाम क्या था, यलदौच। क्या नाम था, ताजुद्दीन यलदौच।
यलदौज। और अगला दास कौन सा था? तो ये 3 दास थे, उसके बाद में एक और था ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियार रुद्दीन बख्तियार खिलजी, बहुत लंबा नाम है। ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियार। कहा जाता है बख्तियार खिलजी। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय और करम विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसीलिए ध्वस्त किया था। ये सेनापति बड़ा क्रूर था, बाद में से बंगाल का गवर्नर सेनापति वो बना दिया जाता है, अधिकार क्षेत्र बंगाल का आ जाता है इसके पास में। ठीक, तो अब देखिए कौन कौन सा क्षेत्र किसे प्रदान किया जाएगा। तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा क्षेत्र मिलेगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलेगा बेटा लाहौर व दिल्ली, ये क्षेत्र शासन करने के लिए मिलता है, लाहौर और दिल्ली। और उसके बाद नासरुद्दीन को कौन सा क्षेत्र मिलेगा? तो नासरुद्दीन को याद रखना, नासरुद्दीन सिंध और मुल्तान क्षेत्र मिलता है। क्या मिलेगा? सिंध प्रांत, सिंध प्रांत व मुल्तान। ठीक, उसके बाद में ताजुद्दीन को क्या मिलेगा? ताजुद्दीन एलदौज को क्या मिलेगा? गौर क्षेत्र मिलेगा, गौर प्रदेश, जहां का मोहम्मद गौरी था, गौर प्रदेश। और ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियार खिलजी को क्या मिलेगा? तो बंगाल का क्षेत्र मिलेगा इसे, बंगाल का क्षेत्र मिलेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये कौन कौन से दास को कौन कौन सा क्षेत्र मिलता है। तो याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का शासक बनेगा, कौन सा क्षेत्र में शासन करेगा? तो लाहौर और दिल्ली के क्षेत्र में, इस यानी कि भारत में ये शासन करेगा। उसके बाद में सिंध प्रांत और मुल्तान ये नासरुद्दीन कुबाचा को मिलेगा। उसके बाद ताजुद्दीन एलदौज को क्या मिलेगा? गौर प्रदेश मिलेगा। और इख्तियार खिलजी को क्या मिलेगा? बंगाल वाला क्षेत्र मिलता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ खास खास पॉइंट थे जिस पर हमने चर्चा की। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप जरूर आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को बढ़िया बढ़िया कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ साथ में हम अपने कमेंट बॉक्स में अपना लिंक, टेलीग्राम लिंक दे देंगे, पर्ल एकेडमी के नाम से बना हुआ। तो आप लोग सभी लोग जा करके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें और ये सारा का सारा PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सभी लोगों को अगर अगर हमारी ये मेहनत आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। साथ साथ में हमारी टीम बहुत ही अच्छी टीम है और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पूरा कंटेंट हर एक एग्जाम के लिए, जिसमें भी हिस्ट्री आएगी, जिसमें भी हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, जो भी GS का पार्ट होगा या मैथ का, रीजनिंग, किसी भी क्षेत्र का पार्ट, सभी को बारी बारी से बढ़िया से वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी के साथ में आज लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।